किसी को डाउट हो तो मैं मार्केट भेजूंगा। और मेरे पापा थे टीचर, आप जानते हो जिनका बाप मास्टर को बहुत मारता है, मगर मास्टर का बच्चा होकर नाम डुबाएगा, क्या पढ़ता है? तो मैंने मैथ छोड़ दिया डर के मारे हाई स्कूल में, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैथ पढ़ने की। तो गांव में क्या होता है पता, सीएम कौन थे उस समय जब मैं 10th पास करी थी? बाबूजी कल्याण सिंह। तो समझ गए हो गए कैसे पास हुई है। तो अब गांव में प्रेशर इस बात का आया कि भाई तुम पास तो हो गए, यहाँ 80% जनता फेल पड़ी है, तुम साइंस पढ़ो क्योंकि साइंस में बढ़िया हो। तो मैंने मैथ छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, मैथ के स्थान पर भर दी बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैथ हट गया और एक हिंदी और एक इंग्लिश। अब कहते हैं ना कि जब समस्या आती है वो सब तरफ से आती है। मैं गया भाई इंटर में, तो एक रमेश चंद्र करके किताब आती थी जूलॉजी की, इतनी मोटी किताब। जिनने नीट की तैयारी करी होगी या जिन्होंने उस जमाने में सीपीएम की तैयारी करी होगी वो जानते होंगे, इतनी मोटी जूलॉजी, उतनी मोटी बॉटनी और केमिस्ट्री थी। मैंने कहा यार एक मैथ नहीं जिला, जब किताबी तीन है। और भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ूं, केमिस्ट्री मेरे सर पे से ऐसे जाए जैसे हाइड्रोजन उड़ रही है ऊपर। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि बॉन्ड क्या है, आवर्त सारणी क्या है। मैंने बहुत रट्टा मारा, और सही बताऊं मैं आपको, मैं जो है रट्टा मार के इंटर में लिख के आ गया। जैसे तैसे मैं इंटर में पास हो गया। उस दिन मैंने कान पकड़ लिया कि पापा चाहे जितना मारे साइंस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इंटर में तो पास हो गया, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बीएससी में फेल हो जाऊंगा। और मेरे संग वाले मेरे बीएससी में फेल गए, जिन्हें बीएससी ली थी जबरदस्ती एटीट्यूड के चक्कर में, हम तो साइंस ही पढ़ेंगे, मेरे बीएससी में फेल गए। तो मैं गया, डॉक्टर जी तो भैया है पढ़े आगरा कॉलेज। तो हमने क्या किया, गए आगरा कॉलेज का फॉर्म लिया और डाल दिया 8 साइड, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंग्लिश। उस समय क्या होता था कि आपके घर पे एक लेटर आता था, एक्नॉलेजमेंट, मेरिट लगती थी कि आपके नंबर ठीक है तो आपको कॉलेज एक लेटर भेजता था, उस पर लिखा होता एक्नॉलेजमेंट कि आपका आगरा कॉलेज में इतने दिनांक को काउंसलिंग है बीए की प्रवेश परीक्षा में। अब वो एक्नॉलेजमेंट किसके हाथ में लगा? एड्रेस किसका दोगे? पापा के हाथ में। फिर सुताई हुई कि चौरे मैं तो देखी, मैं छोड़ता कोई बात नहीं, फिर तुझे बीए ले आयो, काम बोलते नाक कटवा दो। फिलहाल हमने बीए करी। मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि जो उस समय मेरे गांव में कई लड़कों ने घर वालों के प्रेशर में मैथ दिया था, और हम गांव में मजदूरी करते हैं, मतलब वो निरे तो हाई स्कूल फेल हो गए, उसके बाद कुछ बच्चे इंटर में फेल हो गए, बीएससी वो कर नहीं पाए, वो गांव में इस समय गेहूं काट रहे हैं, मक्का बीते हैं। और मैंने छोड़ दिया मैथ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, मैं उस सब्जेक्ट में सहज नहीं था, मुझे वो समझ में नहीं आता था। और बाद में जब मैंने केमिस्ट्री ली तो सेम कहानी, और जब मैंने बीए में हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो आपको बता रहा हूं आगरा कॉलेज का टॉपर हूं बीए में। जितने बीएससी वालों का नंबर नहीं है उतने मेरे बीए और एमए में नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट में कंफर्टेबल था। और बाद में कहां प्रूव हुआ, जब मैंने देश का सबसे बड़ा आईएएस का एग्जाम निकाला। अगर मैं साइंस पढ़ता तो हो सकता है मैं फेल होकर के मजदूरी करना होता, लेकिन जिन सब्जेक्ट में मैं कंफर्टेबल था, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, उन सब्जेक्ट से मैंने देश का सबसे टफ एग्जाम आईएएस क्रैक किया। इससे क्या सिद्ध होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपने कैरियर, अपनी लाइफ में ऊंचाई पर जा सकते हैं। क्लियर? तो सारे स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना कि हमारी जो ताकत है वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हमें जो ऊंचाई पर पहुंचाएगा ऐसा सब्जेक्ट हो कि अगर रात को सो रहे हो तो रात को सोते वक्त भी हम उसको आराम से रिकॉल करें, उसको याद कर लें। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतनी हिस्ट्री आती है कि मैं कम से कम 1 साल इतिहास लिख सकता हूं। मैंने 350 से ज्यादा हिस्ट्री पे बुक पढ़ी है। अगर आप मुझसे कहोगे ना, मैं 1 साल तक लिखता रहूंगा। आप मुझे किसी भी समय का पूछो,
हड़प्पा से लेकर के और पोस्ट गांधी इरा यानी 1990-91 तक की हिस्ट्री सिलेबस में होती है। आप उससे कुछ भी पूछो, मैं हिस्ट्री में आपको सारे कालखंड का बता दूंगा कि इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट में जैसे लोगों को भक्ति हो जाती है भगवान की, उसी तरीके से मुझे हिस्ट्री से प्रेम हो गया, मैं उसको इतना पढ़ता था। तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास ऐसा जरूर होगा, उस सब्जेक्ट में ऐसा अट्रैक्शन होगा कि वो सब्जेक्ट आपको अपनी ओर खींचेगा कि भैया मुझे पढ़ो। और मैं आपको बता रहा हूँ वो सब्जेक्ट आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन आप जमाने के हिसाब से मत चलना। एक आखिरी आपको एग्जांपल देता हूं मैं। विराट कोहली का नाम आपने सुना? विराट कोहली क्या करते हैं? विराट कोहली क्रिकेटर है। विराट कोहली कितने पढ़े लिखे हैं? अच्छा ये बताओ कितने बालक ऐसे हैं यहाँ पे जो आईपीएल देखते हैं? तो तुम्हें नहीं पता हमारे बारे में? 10 देखो 10 या 11 में पढ़े विराट कोहली, 10 या 11 में। और यहाँ पर जितने सारे बैठे सांसद जी और हम सब लोग बैठे हैं, अगर कोहली आ जाए बाहर तो तुम किसे देने भागो? सारी सिक्योरिटी किसके पीछे भागेगी? मैं इतना पढ़ा लिखा, आई साहब इतने बड़े हुए सांसद जी, देश के सबसे बड़े संसद के प्रतिनिधि, प्रोफेसर साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, फिर भी किसको देके भागेंगे? क्यों? जबकि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? पढ़ाई की क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन उसकी जो क्रिकेट की क्वालिफिकेशन है वो अपने फील्ड में टॉप है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी स्ट्रेंथ का फील्ड चुना जिसमें वो कंफर्टेबल था। अब वो कहता है बीटेक करूंगा, क्या करूंगा? नोएडा में जोमेटो की डिलीवरी, पिज्जा ले लो, यही कर रहा होगा। यानी वो किसमें एक्सपर्ट था? क्रिकेट में। तो अब तक उसने पढ़ाई के बजाय अपना फील्ड का बनाया क्रिकेट में। और आज जितने सब हम लोग बैठे, हम सब लोगों से टॉप पर है। उसकी 4-6 करोड़ रुपए पर डे की इनकम है, पर डे की। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी फील्ड लेकर के आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। और ये बात अपने बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल क्या है? देखा देखी का माहौल है कि उसका बच्चा ये कर रहा है तुम वो कर लो। उसमें बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या अपने कैरियर को सही दिशा नहीं दे पाते। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे उस लक्ष्य के लिए अपनी कंफर्टेबिलिटी देखेंगे, अपनी सहजता देखेंगे कि इन सारे चीजों में हम लोग कंफर्टेबल हैं, उसके लिए रिसोर्स है, आसानी से ये कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, जब हमने लक्ष्य बना लिया, मान लो किसी का डॉक्टर हो सकता है, किसी का सीए हो सकता है, किसी का इंजीनियर हो सकता है, किसी का जज हो सकता है, किसी का खिलाड़ी हो सकता है, किसी का आर्टिस्ट हो सकता है, किसी का आईएएस हो सकता है, जो भी आपका फील्ड है। अब आपने अगर एक बार लक्ष्य बना लिया तो मेरा सुझाव है फिर पीछे मुड़ के मत। हो सकता है एक बार में लक्ष्य ना मिले, 2 बार में मिलेगा, 2 बार में ना मिले, 3 बार में मिलेगा। हो सकता है हमारे प्रयास ज्यादा हो जाए, लेकिन एक बार अगर आपने अपनी सारी चीजों का असेसमेंट कर लिया कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, ये मेरे साथ सब्जेक्ट में मैं आराम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और ये मेरा लक्ष्य है, फिर पीछे मुड़ के मत देखना या उस लक्ष्य को छोड़ करके बार बार लक्ष्य चेंज मत करना। अगर बार बार आप चेंज करोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। उदाहरण के तौर पर आप जाना चाहते हो दिल्ली, तो आपने सोचा मैं चलो यहाँ से बैठ के टेम्पू चला जाऊँ वहां तक, टेम्पू छोड़ के रिक्शा ले लिया, फिर बोले नहीं पैदल चल लूं, फिर उसके बाद बस में बैठ गए, फिर उतर गए, तो हो सकता है परवल जाते जाते थक जाए तो भैया अब नहीं जा पाऊंगा। तो लक्ष्य डिसाइड करने के बाद फिर उसको चेंज नहीं करना है, फिर उसको अचीव करने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करना। लेकिन हम लोगों को मेहनत के बारे में बहुत बताया जाता है कि मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, है ना? सबसे ज्यादा मेहनत करता है गधा, सबसे ज्यादा मेहनत करता है रिक्शे वाला। आप देखो ना, हम यहां बैठे एसी हो जाए, आपका जो प्रोग्राम है एजुकेशन का, ये करके हम चले जाएंगे, हमारे पास एसी गाड़ी है, ठीक है, आराम से जाएंगे, घर खाना खाएंगे, आप भी आराम से जाओगे, सो जाओगे, कोई मेहनत नहीं हुई। लेकिन जो रिक्शा खींच रहा है, वो धूप पड़ रही है 44 डिग्री, उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है। या गधा देख लो, उस पर कितने वजन रख दो
पूरे दिन ढो रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है कि केवल मेहनत सफलता की गारंटी नहीं है। बेटा ये सेमिनार इसलिए करवाया कि तुम इसके अलावा कुछ सीख जाओगे, सब्जी और क्या होता है वही बताने आए। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं बच्चों से, एक धोती को सूखने में 1 घंटा लगता है, 10 धोती को सूखने में कितना समय लगेगा? क्या मूल सवाल है? ध्यान में तापते वहां पूछ रहे लोग, अब पूछ रहा हूं बता। 60 ऊंट 9 खूंटा जोड़े से नहीं बड़े बांध दो, निकल गया वो। चलो अगला सवाल, 80 वन का लक्कड़, उस पर बैठा मक्कड़। मक्कड़ जानते हो? मकड़ा, एक मकड़ी होती है, उसका हस्बैंड खाता है। 80 वन का लक्कड़, उस पर बैठा मक्कड़, एक रत्ती रोज खाए कितने दिनों में खा जाएगा? 1 महीने बाद बता देना, ठीक है? 1 महीने का टाइम दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। आज के जिस युग में, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं, अगर उसमें आपको कामयाब होना है तो मेहनत के अलावा कुछ आपको अलग से करना होगा। वही पढ़ाई आपको कोचिंग वाले या जो एक्सपर्ट हैं वो बता सकते हैं, वो आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में आपको नहीं मिलती है। इसलिए आपने देखा होगा कि 80% नंबर आपके इंटर में है, लेकिन फिर भी आप नीट क्लियर नहीं करते हो, लेकिन कोटा वगैरह जाके जब आप कोचिंग करते हो तो आपका बच्चा नीट में या आईआईटी में सेलेक्ट हो जाता है। जो बच्चा बीए में, बीएससी में, एमए, एमएससी में अच्छे नंबर लेके आता है मथुरा में, वो अगर मथुरा में रहता तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन दिल्ली में करोलबाग या मुखर्जी नगर में जाके आईएएस की कोचिंग करता है तो वो आईएएस या पीसीएस बन जाता है। तो क्या सिखा रहे हैं? वही सिलेबस, वही किताबें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाते हैं जो हम बच्चों से सीखते हैं, या जो सेलेक्टेड है उनसे सीखते हैं, या जो एक्सपर्ट है उनसे सीखते हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूं क्या सीखना है, आपको क्या करना है मेहनत के अलावा। मेहनत के अलावा आपको सीखना है स्ट्रेटजी बना करके पढ़ना। क्या करना है? स्ट्रेटजी बना के पढ़ना, और साथ ही साथ एक स्किल डेवलप करना है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्किंग। हमारे जो आईजी साहब बैठे हैं ना, केपी सिंह जी, ये आईजी है आईटीबीपी में। इनका काम है दुश्मनों से बॉर्डर पर लड़ना, ठीक? देखो क्या होता है स्ट्रेटजी बना के, मान लो उधर से दुश्मन ने हमला कर दिया, दुश्मन पहाड़ के उस पार है और ये पहाड़ के इस पार है, तो स्ट्रेटजी क्या कहेगी कि ऐसे घूम के जाके पहाड़ पे बैठ जाओ ऊपर और बहुत सारों को तो पत्थरों से मार दो, और अगर ये नीचे रहेंगे, वो ऊपर आ गए तो वो क्या करेंगे? वो इनको पत्थरों से मार डालेंगे। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, रणनीति बना करके। और एक चीज होती है स्मार्टनेस, स्मार्ट वर्किंग। ये हर किसी बच्चे को, हर किसी गार्जियन को सीखना चाहिए। क्या है स्मार्ट वर्किंग? एक धोती 1 घंटे में सूखती है तो 10 धोती भी 1 घंटे में सूख जाएगी, तो उसको एक साथ डाल दो। इट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्किंग। सिंपल है ना? अब देखो, मान लो आप फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं आईएएस की। आईएएस का सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर मैं आपको बोलूं कि सिलेबस याद कर लो, केवल सिलेबस, तो यहां बैठा कोई भी आदमी 1 महीने से पहले आईएएस का सिलेबस याद नहीं कर सकता। अब ये सोचो कि अगर 1 महीने में जिस चीज का सिलेबस याद नहीं हो सकता, उसके लिए कितनी किताबें, कितने नोट्स, कितने अखबार पढ़ने पड़ेंगे। और फिर भी लोग आईएएस बनते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं ना, वो जादू। क्या है वो जादू? सपोज दैट आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, इतिहास पढ़ते हो। हिस्ट्री में हम 4 हिस्ट्री पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। ये आईएएस का सिलेबस है। अब मान लो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि भाई मध्यकाल में भारत में जो राजा थे या जो वंश थे उनका काल क्या था, कौन पहले आया, कौन उसके बाद आया। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं।
आपने नाम सुना होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, तुगलक वंश, सुना होगा। अगर हमने हिस्ट्री पढ़ी, हो सकता है ओवरलैपिंग हो जाए कि मुगल के बाद खिलजी को लगा दे, खिलजी के बाद सैयद को लगा दे, भूल सकते हैं। अगर यही सवाल आईएएस या पीसीएस में आ गया तो हम कंफ्यूज अगर जरा से हुए तो हमारा उत्तर गलत हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 उत्तर होते हैं, एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। अगर जरा सा भ्रम हुआ तो हमारा उत्तर गलत हो सकता है। हमने क्या किया, याद करने के बजाय स्मार्ट वर्क किया। क्या किया? स्मार्ट वर्क। उसका एक कोड बनाया है और उस कोड के जरिए उन चीजों को याद किया कि अगर कभी फ्यूचर में पूछा जाएगा तो सिर्फ ये कोड याद रहेगा तो हम इसको कर देंगे। कितने लोग गुड़ खाते हैं? जानते हैं कितने लोग गुड़ जानते हैं? गुड़ सिंपल सा सवाल है, आईएएस का नहीं है, रोज खाने का सवाल पूछ रहा हूं। आप लोग गुड़ नहीं खाते हो तो फिर बताओ ना, सब लोग गुड़ खाते हैं? अच्छा अच्छा। तो गाय भैंस को पानी किसमें पिलाते हो? तसला। किसमें? तसला। जानते हो तसला? कंकु पे पराग है, कंकु पे तसला। ये बालक हंस रहे कि सर जी वास्तव में कमिश्नर रहेगा। अरे मेरे गांव हाथरस में है, तुम वो मथुरा गए, तुम ब्रजवासी हम ब्रजवासी, सेम भाषा सेम बोली, ठीक। तसला में पानी पिलाते हैं गाय और भैंस को। अब देखो कोड याद कर रहा है सिर्फ, गुड़ खा तसले में, गुड़ खा तसले में। जब मैंने बोला गुड़ खा तसले में तो गु का मतलब है गुलाम वंश, गु का मतलब गुलाम वंश। खा से कौन सा होगा? खिलजी। तसला, ता से तुगलक, सा से सैयद, ला से लोधी नहीं, लोधी। कई सारे कंफ्यूज हो गए, सर जी हम भी देखे इसमें। लोधी मुस्लिम थे वो। गुड़ खा तसले मैं मतलब मुगल हो गए। गुड़ खा तसले में गुलाम, खा खिलजी, तसले में तसरा, तुगलक, सैयद, लोधी और मैं मुगल। अब बच्चे तो छोड़ दो, यहाँ पर जितनी अम्मा आई है ना, जितने ताऊ आए हैं, ये अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते गुड़ खा तसले में। अगर इनसे पूछा जाएगा ना खिलजी पहले आया था सैयद, ये बता देंगे, बता देंगे। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग। ये हमें सीखना है। बहुत लंबा काम कम समय में करना, एक्यूरेसी के साथ करना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग। आपने देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर एक पीरियोडिक टेबल होती है जो मुझे कभी याद नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके कोड बनाते हैं कि H2O और O2 आएगा, N2O आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड आएगा, तो कोडिंग करते हैं इसका कोड ये है, ठीक। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा गर्मियां बहुत पड़ रही है ना, लेकिन अगर आप हिमालय की तरफ जाओगे तो वहां ठंड है, बर्फ भी है। हिमालय में बहुत सारी रेंज है, इनको बोलते हैं पर्वत श्रेणियां, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि कश्मीर में कराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है, पीर पंजाल है, शिवालिक है। ऐसा जी उल्टा पुल्टा करता जी कैसे याद रहे वो। अब देखो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, पढ़ना तो आपको ये, बनाना आपको। और हिमालय तक मतलब चंडीगढ़ से ऊपर जो शिवालिक हिमालय है वहां तक की जो रेंज है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला, कलेजे का बीपी धराशायी, कलेजे का बीपी धराशायी। इतने में आपको काम चलाने लायक सारी की सारी रोड हिमालय रेंज है वो याद हो जाएंगी। का मतलब कराकोरम रेंज। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि इंडिया के सबसे नॉर्थ में हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है कराकोरम रेंज। वहां एक हाईवे भी बना, कराकोरम हाईवे, ठीक। कलेजा, ला का मतलब लद्दाख रेंज। बहुत सारे लोग घूमने जा रहे हैं लद्दाख, अभी डालते होंगे फोटो फेसबुक पे। तो उसके बाद क्या आती है? लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के नीचे एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं जास्कर रिवर।
कह रहे सर जी हमें यमुना पता, गंगा पता जी, कहाँ से आएगी जास्कर? भारत में हजारों नदियां हैं छोटी बड़ी, उसके नीचे एक नदी है जास्कर, उसी पर एक रेंज है हिमालय की, उसका नाम है जास्कर रेंज। ठीक, एक फिर उसके बाद मतलब इस तरीके से बहुत सारी रेंज हैं। धराशायी मतलब धराधर। तो आपको इंडिया में ऐसे नॉर्थ से साउथ चलते हुए हिमालय की रेंज पता चल जाएगी। उत्तर में जो नदियां हैं, गोमती है, उसके बाद रामगंगा है, गंगा है, यमुना है, उसके बाद चंबल है, चंबल के नीचे फिर आपकी बेतवा है, बेतवा के नीचे आपकी नर्मदा है, उसके बाद तापी है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा है। ये क्रम है उत्तर से दक्षिण नदियों का। कोई सा कोड बना दो, यही है स्मार्ट वर्किंग। हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो, किसी भी चीज की तैयारी करना, उसमें स्मार्टनेस लेके आना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्मार्टनेस लेके नहीं आएंगे और केवल उसको याद करने पर फोकस करेंगे तो वो यहाँ तो याद रहेगी, लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है हम उसको भूल जाएं। और आपको पता है विद्या का असली मतलब है सही समय पर काम आए। अगर सही समय पर विद्या काम नहीं आई तो आपका काम तमाम। कर्ण अर्जुन से भी बड़ा होता, बहुत विद्या थी, सारे शत्रु थे। क्या हुआ उसके साथ? जब उसके रथ का भैया फंस गया तो उस समय उसने अपनी विद्या को याद किया कि ये वाला अस्त्र प्रकट हो, वो अपनी विद्या सही समय पर विद्या काम नहीं है तो आपका काम तमाम। तो जब हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को देने जाते हैं उस समय हमें वो चीजें पता रहनी चाहिए। हम कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसका कोई मैच नहीं है अगर हम उसको एग्जाम में परफॉर्म करके नहीं आते। तो आपने देखा है 10 लाख लोग आईएएस में बैठते हैं, 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो 1000 लोग 10 लाख में से 1000 बनने का मतलब क्या है कि जो बाकी 9,99,000 लोग हैं उनसे आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है? तो मेहनत करोगे, क्या करोगे? स्टडी बनाओगे और स्मार्टनेस लेके आओगे अपनी पढ़ाई। मैं आपको एक पॉइंट यही बताता हूं जो अक्सर बच्चों की समस्या है। बहुत सारे बच्चों के साथ में नहीं, हमारे साथ में भी होता है, हम लोगों को भूलने की समस्या होती है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं तो हम कई सारी चीजें भूल जाते हैं, है ना? देखो मैंने कहा ना कि अगर आप इस हॉल में भूल जाओ कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल में भूल जाओ कोई बात नहीं, आप अपने घर में भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर आईएएस या नीट या आईआईटी का पेपर जिस दिन दे रहे हो अगर उस दिन भूल गए तो खेल खत्म। तो आपको इस भूलने से कैसे बचना है इसका भी मैं मंत्र देके जा रहा हूं। सिंपल सा एग्जांपल मैं हमें देता हूं। किसी भी चीज को लंबे समय तक हम तभी याद रख सकते हैं जो वो चीज हमारे मस्तिष्क पर या हमारी आंखों के सामने बार बार आए। सिंपल सा ह्यूमन जो हमारा ब्रेन है या ह्यूमन जो संरचना है उसकी खासियत है। आप में से कितने लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल को जानते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं मोदी जी को जानते हैं? हलवा साहब। अब मुझे बताओ, मैं हनुमान बेनीवाल सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आदरणीय सांसद जी की तरह, उनको आप लोग नहीं जानते और मोदी जी को आप जानते हो। क्यों? क्योंकि मोदी जी का चेहरा आपकी आंखों के सामने रोज आता है। क्लियर? तो कोई चीज हम लंबे समय तक तभी याद रखेंगे जब उसका इंपैक्ट हमारे ब्रेन पर और हमारी आंखों पर बार बार पड़े। अब देखो दूसरा उदाहरण, साइकिल चला दो। साइकिल से आप अपने गांव से या अपने मोहल्ले से अपने कोचिंग तक जाते हो डेली। रास्ते में बहुत से लोग मिलते हैं, आप डेली जाते हो डेली आते हो, आपको ना उनके नाम याद रहते ना उनके चेहरे याद रहते।
एक दिन आप कोचिंग के लिए लेट हो गए, आप निकले साइकिल से तेज, उधर से कोई आपसे भी ज्यादा दौड़ा रहा है, उसने अपनी साइकिल आपके ऊपर चढ़ा दी और आप दोनों गिर गए। आप ताकतवर हो गए, 2 रखोगे उसमें, वो ताकतवर होगा तो उसका होगा। आप ताकतवर होगे तो उसको अच्छी भाषा में 2 गाली दोगे, और वो मजबूत होगा तो वो आपको अच्छी भाषा में 2 गालियां देगा। इतने में कोई समझदार आदमी आएगा, बोलेगा अरे बालक चलो कोई बात नहीं, तुम अपने घर जाओ भैया, तुम अपने घर जाओ, ठीक चलेगा। फिर आप साइकिल से आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, बहुत से लोग मिलते हैं, किसी के चेहरे नाम आपको याद नहीं रहते। एक दिन आपको लगा कि साहब घर से नाश्ता करके नहीं आए, आपको नफराम बेड़ी खानी, आप बेड़ी की दुकान करेंगे, भैया दे दो। जैसे आपने बेड़ी तोड़ी, बगल में खा रहा, नागिन की आंखों की तरह आपके दिमाग में आएगा ये वही है जिसने मेरे ऊपर साइकिल चढ़ाई। और 10 लोग खा रहे थे, आपको नहीं पता कि 10 कौन है, हो सकता है 2-4 बार आपने देखे हो, लेकिन जिसने आपके ऊपर साइकिल चढ़ाई थी, जिसने तो थप्पड़ आपको मारे थे, आपको याद आ गया कि ये वही। कैसे? क्योंकि बाकी लोगों के साथ आपके ब्रेन का, आपकी आई का इंपैक्ट है फ्यू सेकंड है, 1 सेकंड में साइकिल से निकल गया, आप निकल गए। लेकिन जिसने साइकिल चढ़ाई थी उसने कम से कम 10 मिनट गाली भी दी थी और मारा भी था, तो उसका चेहरा छप गया कि कछू है ये, तुम्हें जरूर देखूंगा, मतलब तुझे याद रखूंगा, होता है। इसी को बोलते हैं आपके ब्रेन पर किसी चीज का इंपैक्ट टाइम बढ़ना। अब जैसे आप उसको नहीं भूल रहे हो, अगर इसी फॉर्मूला को पढ़ाई में लागू कर दें तो हम किसी भी सब्जेक्ट को बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं। कैसे? मान लो किताब है, उस किताब का कोई चैप्टर है, आपसे मैंने कहा कि इस चैप्टर को पढ़ो, आपने बोला सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए, हिंदी अच्छी होगी तो हिंदी पढ़ लोगे, इंग्लिश अच्छी होगी तो इंग्लिश में पढ़ लोगे। अब मैंने कहा इस चैप्टर में जो जो लिखा है उसे सुनाओ, तो आपके तोते हो जाएंगे, इस तरह की पढ़ने की बात हुई थी, याद तो हुआ नहीं। अब आपने उस चैप्टर को मान लीजिए 5 मिनट में पढ़ा, मैंने कहा कि इस चैप्टर को लिखो पूरा एज इट इज, वर्ड टू वर्ड। आपने उसको लिखने बैठे, उन्होंने कहा सर जी क्या हंसी दे रहे हैं, सवेरे से बैठे, शाम हो गई, 10 बजे लिखना शुरू किया, शाम को 4 बजे खत्म हुआ। यानी जिस चैप्टर को 10-15 मिनट में पढ़ लिया था पूरा, उसको लिखने में 4 घंटे लगे। कुछ समझ में? यानी उस चैप्टर का एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपकी आंखें, आपके दिमाग, आपके हाथ और आपके पैर के नीचे से निकला होगा। इट मीन्स कि आपका जो इंपैक्ट टाइम था 10 मिनट का, वो 4 घंटे बढ़ गया। जब आपने उसको लिखा तो आपको लंबे समय तक उसके वर्ड्स, उसकी चीजें पता हो जाती, वो आपके ब्रेन में चला गया। क्यों? क्योंकि इंपैक्ट बढ़ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बता सकते हो कि सर जी इस चैप्टर में ये था, क्योंकि हमने 4 घंटे लगा के उसको लिखा। इसलिए पुराने जमाने के बड़े बड़े कहा करते कि बेटा पढ़े लिखे हटाओ कर नहीं, ये भी पूछते थे पढ़े हो, क्या कहते थे, पढ़े लिखे हो या नहीं। इसका मतलब है कि जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई से ज्यादा महत्व है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जिसने पीएचडी की है बहुत लिखना पड़ता है, जिसको आईएएस बनना है बहुत लिखना पड़ता है, जिसको साहित्यकार बनना है बहुत लिखना पड़ता है। यानी हर बड़े पद पर जाने के लिए आपको बहुत लिखना पड़ता है, क्योंकि लिखी हुई चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। इसलिए पढ़ाई से ज्यादा महत्व किस चीज का है, लिखने का। और हम लोग देखो, ये बात आपके कॉलेज में कोई नहीं बताएगा, कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, ये चैप्टर है ये याद कर लो, पेपर में लिख दो, बस खत्म। यही करते हैं। अभी आप लोग हाई स्कूल इंटर पास करके आए हो, यही करके आए हो, किताब ली, याद किया और लिख दिया, एग्जाम में पास हो गए, उसके बाद पता नहीं क्या था, कॉलेज था, खत्म नहीं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में या अपने लाइफ की परीक्षा में जाओगे, जहां आपको कुछ बनना होगा, वहां आपकी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, यानी चीजें आपके जेल में अंदर तक चली जाए। इसलिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, एक शब्द आप अपने जीवन में याद रखना, उससे आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी।
और पता है हमने बहुत गलत, मेरा सिलेक्शन 4 बार में हुआ IAS में, 4थे अटेम्प्ट में। मतलब हम लोगों ने बहुत गलतियां की। कई बच्चे ऐसे जो 5-5, 6-6 बार IAS का अटेम्प्ट देते नहीं सेलेक्ट होते। क्यों? क्योंकि उनको वो स्मार्ट वर्किंग है, या जो स्टेट दी है वो उनको कोई सिखा नहीं पाता है, वो सीख नहीं पाते। और ये जो एजुकेशन सेमिनार यहाँ पर करने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने बच्चों को ये चीजें अर्ली एज में बता दें। यानी जो बच्चे 9th में है, 10th में है, 11th 12th में, वो बच्चे सीख जाएं, ताकि भविष्य में गलतियां कम से कम करें और अपने लक्ष्य को, अपने गोल को जल्दी अचीव कर लें। एक शब्द आप लोग याद रखना, वो शब्द है अमल।